हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी सीएसई वर्ष 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है उसका आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वह पूरी तरह से प्रोविजनल आंसर की के आधार पर होगा। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा जारी किए गए आंसर की के मद्देनज़र यह आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाएगा। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिसे विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अलग अलग आंसर दिए गए हैं, लेकिन ओवरव्यू सभी की जांच पड़ताल करने के बाद जो एक ओवरव्यू निकल कर आया है उस आंसर के आधार पर मैं आज का डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें से कौन से कथन सही है, आपको सही कथन को चूज करना है। पहला, केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं, तो यह गलत है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेदों में इसकी चर्चा नहीं की गई है। तीसरा, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक का सी। दूसरा प्रश्न है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। बी, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। 3, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। देखिए, इसका स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वह गलत है, यानी कि 2 का आंसर हो जाएगा आपका बी, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 इज करेक्ट। अगला है प्रश्न संख्या 3, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन उठाए जाने की संभावना होती है। यानी कि आर्थिक मंदी के दौरान भारत सरकार के द्वारा कौन सा कदम उठाए जाएंगे। तो देखिए, इसका विकल्प नंबर बी है, सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, इसे आपको चूज करना है। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि ए, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। 4, इसकी कीमत घटती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो देखिए, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 4 सही है, यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, भारत में शहरी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल के द्वारा उनका पर्यवेक्षण और विनियमन किया जाता है। 2, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर के द्वारा जारी कर सकते हैं। 3, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। तो इसका स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाइयाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर। सही उत्तर को चूज करना है, इनमें से कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल जो हैं वे इन तीनों से प्रभावित होते हैं, यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 7 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ बताना है कि उपर्युक्त में से किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि एफडीआई में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई जो होता है वह इसके अंतर्गत आएगा, यानी कि स्टेटमेंट 2 सही है। तीसरा है, वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां, यह नहीं है। अनिवासी विदेशी जमायाबी सही है, यानी कि 2 और 4 सही है, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 8 है, किसी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसे चूज करना है। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा को विदेशी बाजार को बढ़ाता है,
व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? आपको सही कथन को यहाँ पर चूज करना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कथन नंबर ए सही है, केवल एक। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 9 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? यानी कि काले धन का अगर सृजन होगी तो भारत सरकार के समझ कौन सी चिंताएं उत्पन्न होगी? तो आंसर हो जाएगा डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि होगी। अगर अधिक संख्या में लोग काले धन का सृजन करेंगे तो सरकार के पास टैक्स कैसे पहुंचेगी? तो ऐसी स्थिति में राजस्व की हानि हो सकती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? यानी कि मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारक क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? यानी कि मुद्रा गुणक में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस रूपों में होगी? तो लोगों की बैंकिंग आदतों में अगर वृद्धि होगी तो इससे मुद्रा गुणक में भी वृद्धि होगी। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होती है? ए, विस्तारकारी नीतियां, बिल्कुल सही। राजकोषीय प्रोत्साहन, यह भी सही होगा। तीसरा है मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, यह नहीं होगा। उच्च क्रय शक्ति, यह भी सही होगा। बढ़ती ब्याज दर, यह भी नहीं होगा। यानी कि 1, 2 और 4 यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 13, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ कौन से कथन सही है उसे आपको चूज करना है। स्टेटमेंट नंबर 1, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। 2, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का आरबीआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर 1 और 2 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी। प्रश्न संख्या 14 है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत न्यूज में रहा वाटर क्रेडिट। तो देखिए, वाटर क्रेडिट का जो पहला स्टेटमेंट है कि यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्तीय साधनों को लागू करता है, यह सही है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे WHO और वर्ल्ड बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है, यह स्टेटमेंट गलत है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी यानी कि सब्सिडी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी। प्रश्न संख्या 15, भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में सेंट्रल बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सही है? और सही उत्तर को आपको यहाँ पर चूज करना है। पहला है, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना, यह स्टेटमेंट गलत है। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, सही है। बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना, यह भी सही है, यानी कि इसका 2 और 3 सही है, यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है? तो देखिए, इसका क्लियर नहीं हो पा रहा है, डॉट इसका प्रश्न है, इसे मैं डॉट में रख रहा हूँ। आपको अगर क्लियर हो पाया स्पष्ट तो आप इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 16, 17, 18, 19, 20 का जो प्रश्न है मैं यहाँ पर डॉट रख रहा हूँ, ये इकोलॉजी सोर्स से अवेलेबल है, आप इसका आंसर देख लें। प्रश्न संख्या 21 की ओर आ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास, नट घास। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लेमन घास का प्रयोग किया जाता है। 22, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादन आपको चर्चा करना है। पहला है कॉपीपोड, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया होगा, तीसरा है डाइटम, चौथा है फोरिमेनिफेरा। तो इसका स्टेटमेंट जो है 2 और 3 जो है, यानी कि जीवों के साइनोबैक्टीरिया और डाइटम जो है वे महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं, यानी कि इसका आंसर 2 और 3 होगा, यानी कि 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है?
जाहक, सैलमुसक, वज्रसल्क, हेजहोंग, मार्मोट, पेंगोलिन। आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी वर्ड थोड़ा सा रिजिड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि 22-23 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 24 नंबर प्रश्न है, वनों पर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो हुआ है उससे संबंधित प्रश्न है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर को आपको चूज करना है। पहला, 2014 में यूनाइटेड नेशन जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए, बिल्कुल सही है कि वनों के ह्रास को रोकने के लिए इस पर फोकस किया गया था। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा बाध्यकारी नहीं है। यह सरकार, बड़ी कंपनियों और देशी समुदाय के द्वारा समर्थित है। यह भी स्टेटमेंट सही है। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ता में से एक था। नहीं, भारत इसके प्रारंभ में हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं रहा है, यानी कि 1, 2, 4 सही है, यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा ए। 25, तंत्रिका अपहास न्यूरोडिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं? और सही उत्तर को आपको यहाँ पर चूज करना है। मोटर गाड़ी के ब्रेक सही है। दूसरा है मोटर गाड़ी के इंजन, यह भी सही है। तीसरा, घरों में प्रयोग होने वाला माइक्रोवेव स्टेप, यह गलत है। और बिजली संयंत्र भी इसका आंसर होना चाहिए, सही है। टेलीफोन लाइन, यह गलत है, यानी कि 1, 2, 4 सही है, यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी। विकल्प नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर हैं? असल्कमीन, अष्टभुज, सीप, हवासील। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीप ऑयस्टर। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अक्षय चक्र में प्रवेश करके पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का प्रमुख स्रोत है? ये भूजैव रासायनिक चक्र से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सल्फर चक्र। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी हैं, यानी कि डेट्राइटिवोर? निम्नलिखित में से कौन कौन से जीव हैं? आपको यहाँ पर विकल्प के अनुसार चूज करना है। तो केंचुआ, सहस्त्रपादी और काष्ठयुका, 1, 3, 5, यानी कि यह इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी। प्रश्न संख्या 29, यूएनईपी के द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किसके लिए विकसित किया गया था? यूएनईपी के द्वारा कॉमन कार्बन मैट्रिक का विकास किया गया था। यूएनईपी के द्वारा इसे समर्थित किया गया था। किससे संबंधित है? तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। कार्बन पदचिह्न मेन इंपॉर्टेंट है, कार्बन पदचिह्न को आप याद रखिए। 29 का आंसर हो जाएगा ए। इसके अंतर्गत जो 1 लाइनर प्रश्न पूछे गए हैं वह बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 1 लाइनर प्रश्न है वो आगामी बीपीएससी, यूपीपीसीएस किसी के लिए भी यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी बना सकती है? कौन कौन सी ऐसी जातियां जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी बना सकती है? तो नाइडेरिया, कवक और आदि जंतु, यानी प्रोटोजोआ को हिंदी आदि जंतु कहा जाता है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 31 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही है? आपको सही कथन को यहाँ पर चूज करना है। यह कछपघात राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, बिल्कुल सही है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, ऐसा यह गलत है, एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है। इसका उद्देश्य जो है वह इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन करना है। यह वैष्णव पूजा पद्धति से संबंधित नहीं है। अगला, इसके डिजाइन से लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। 31 का 1 और 4 सही है, यानी कि 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नयन, जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? ऐसा प्राचीन नगर कौन सा है? तो ऐसा प्राचीन नगर धौलावीरा है, यानी कि 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 33 नंबर प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया गया था? 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, यानी कि 1640 ईस्वी तक कहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भरूच, यानी कि 33 का आंसर केवल है, यानी कि 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 34 नंबर प्रश्न है,
गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक, यानी कि गुप्त वंश का पतन और हर्षवर्धन से उत्थान तक उत्तर भारत में किन किन प्रमुख राज्यों का शासन रहा है? मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेसर के पुष्पभूति, कनौज के मौखरी, देवगिरी के यादव, वल्लभी के मात्रक। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का आपने अध्ययन किया होगा तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दिया जा सकता है, बहुत ईजी प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा मालवा के परमार, थानेसर के पुष्पभूति और कनौज के मौखरी, यानी कि 2, 3 और 4 सही है, यानी कि 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 35 नंबर प्रश्न है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? यानी कि पुर्तगाली लेखक एक पुर्तगाली लेखक है, उसके अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किन किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो उनके अनुसार कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र और लेखाकरण, ये 3 क्षेत्र था जहां विजयनगर की महिलाएं काफ़ी ज़्यादा समृद्ध और निपुण थी, यानी कि 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 36 है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंध्र प्रदेश का जो मदनपल्ली है वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी ख्याति का कारण, यानी कि कौन सा ऐतिहासिक स्थल क्यों प्रसिद्ध रहा, इसे आपको यहाँ पर और देखना है कि कौन सा मैच है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर बताना है। बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर, यह गलत है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, बिल्कुल सही। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, यह भी सही है, यानी कि 37 का 2 और 3 सही है, यानी कि 37 का आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंदेर खां भौगोलिक ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, यह स्टेटमेंट सही है, 38 का आंसर ए सही है। दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी, यह स्टेटमेंट गलत। विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था, यह भी गलत, यानी कि 38 का केवल ए सही है, यानी कि 38 का आंसर हो जाएगा आपका एक। कौन सा कथन सही है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए सही है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये अकबर के समय का प्रश्न है, कौन सा कथन सही है आपको चूज करना है। संत फ्रांसिस जेवियर जूसियट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बिल्कुल सही। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा उन्हें समर्पित एक प्रमुख गिरजाघर है, देखिए यह स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, यह सही है, 1 और 3 सही है, यानी कि 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 40 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है और ये मिताक्षरा से संबंधित है, इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। अगला 41 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमुक्त और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो भवभूति और ये सब जो है वे नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी। संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर कौन से कथन सही है उसे चूज करना है, आपको देखना है। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, यह कथन गलत है। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, यह सही है, यानी कि 42 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 43, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त, देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का जो वर्ष है वह भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ ऑल इंडिया AICC के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था, 43 का आंसर हो जाएगा ए। आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी तरह के हिस्ट्री में प्रश्न बीपीएससी के द्वारा अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो 8 अगस्त प्रसिद्ध है भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति को लेकर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंधित? सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से कौन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अगला, मध्यकालीन भारत की संरचना से पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत के समय जो भारत की जो प्रशासन का आकार था उसे आरोही क्रम में सजाना है, प्रशासन के आकार को। तो सबसे पहले परगना होता था, परगना के बाद सरकार, सरकार बेसिकली जिला को कहा जाता था, और फिर सूबा, यानी कि 45 का आंसर हो जाएगा ए, परगना, उसके बाद सरकार, फिर सूबा। ये आरोही क्रम में सजाया हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
46 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थी जो बाद में बैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा, और इससे संबंधित व्यक्ति ईश्वर चंद विद्यासागर, यानी कि 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 47 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो क्यों याद किए जाते हैं? देखिए, ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज आपने सुना होगा कि जब आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी के रूप में इनकी गिरफ्तारी की गई थी तो एक नारा पूरे भारत में गूंजता था, ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज, इनकलाब जिंदाबाद। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। बहुत ईजी प्रश्न है, आप इसे याद रखिए, यह भी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 48, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से कथन सही है? आपको सही उत्तर को चूज करना है। 48 में सही उत्तर को आपको यहाँ पर बताना है। ए है, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। तो हैदराबाद राज्य से ही आरकोट का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर का उदय हुआ, यह भी सही है। रुहेलखंड का गठन अहमद शाह दुर्रानी के द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था। नहीं, रुहेलखंड वीर मोहम्मद के द्वारा किया गया था। तो इसका 1 और 2 सही है, यानी कि इसका 48 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही कथन को आपको यहाँ पर चूज करना है। तो इसका कथन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि अजंता की गुफाएं बाघेरा नदी की घाटी में स्थित है। 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 50 नंबर प्रश्न है, सही कथन को आपको यहाँ पर चूज कर बताना है कि कौन सा कथन सही है। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो 50 का ए नंबर विकल्प सही है। दूसरा, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की संविधान सभा के द्वारा बांग्ला भाषा को सम्मिलित करने के लिए मांग नहीं की गई, यानी कि केवल एक सही है, यानी कि 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 51 नंबर प्रश्न है, अस्थाई कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है? यह ज्योग्राफी का प्रश्न है, किस प्रकार भिन्न है आप यहाँ पर देख लीजिए। अस्थाई कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता सही है। दूसरा है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की प्रघटना अस्थाई कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती, यह भी कथन सही है। तीसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु अस्थाई कृषि यहाँ पर संभव नहीं है, यह कथन तीसरा जो कथन है वह आपका गलत है। चौथा है, मल्चिंग की प्रथा जो है वह अस्थाई कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी सही है, यानी कि 1, 2, 4 सही है, यानी कि 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 52 नंबर प्रश्न है, पाम ऑयल के रूप में प्रश्न पूछा गया। पाम ऑयल हाल ही में न्यूज़ में रहा, तो पाम ऑयल से प्रश्न पूछना वाजिब है। तो देखिए, इसके संबंधी कौन से कथन सही है पाम ऑयल के संबंध में? पहला, ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ताड़ तेल का मतलब हो गया पाम ऑयल, तो पाम ऑयल दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, सही है। दूसरा, पाम ऑयल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में, यह भी सही है। और तीसरा, इसका प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है, यह भी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 सही है, यानी 52 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो सीधे सिंधु नदी में जाकर मिलती है? तो सीधे सिंधु नदी में जाकर मिलने वाली नदी है चेनाब नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? यानी कि डिडवाना ये सब जो है भारत के संदर्भ में किस चीज़ के नाम है? तो लवन झील, यानी कि 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है। तो पूर्वी घाट से निकलने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं ब्राह्मणी और नागावली नदियां हैं, यानी कि 1 और 2 सही है, यानी कि 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 56, देखिए 56 का जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। पहला, वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। यह जो स्टेटमेंट है 56 का
वह स्टेटमेंट सही नहीं है। तो और इसका दूसरा तीसरा सही है, यानी कि 56 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 57, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है, यानी कि लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल निम्नलिखित में से कौन सी फसल है। तो यह अभी कंफर्म नहीं है, या इसको मैं डॉट में रख रहा हूँ क्योंकि दो में कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता। ठीक है। 58वां नंबर प्रश्न, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। अगला है शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में पूर्वी खंडों का अधिक उष्ण बनाता है। तो इसका कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, बल्कि यहाँ दोनों उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का डी। अब प्रश्न आ रहे हैं 61। ये देखिए, ये सब आपका ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एक से अधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो इसमें दो आएगा, मौसमी वर्षा और मृदा के गुण, यानी कि 61 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 62 है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बहुत इजी प्रश्न है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, यह आपका गलत है। ध्रुवीय कौन सा कथन सही को आपको चूज करना है। दूसरा, ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो यह केवल सही है। तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 यहाँ पर सही है। 63, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन जो है वह आपको चूज करके बताना है। मोरिंगा यानी कि सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, गलत है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, यह भी गलत है। भारत में अधिकांशतः इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित किया जाता है, बिल्कुल सही कि इमली का जो प्रयोग लघु वन उत्पाद के रूप में ही किया जाता है। भारत इमली और मोरिंगा यानी कि सहजन वृक्षों के बीज का निर्यात करता है, सही है। और इन बीजों का प्रयोग जैव ईंधन के उत्पाद में किया जाता है, यानी कि 3, 4 सही, 3, 4, 5 सही है, यानी कि 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 64, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है, यानी कि काली कपास मृदा किसके अपक्षय के कारण उत्पन्न हुई है, तो हो जाएगा बी, यानी कि ज्वालामुखीय चट्टान। 64 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह आपका साइंस से वैक्सीनेशन से संबंधित प्रश्न है। वैक्सीन बहुत न्यूज में रहा है, तो इससे प्रश्न स्वाभाविक था। तो देखिए इस प्रश्न को, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इन वैक्सीन के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, सही है। जीवाणु और विषाणु का प्रयोग रोग वाहक यानी वेक्टर के रूप में किया जाता है, यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 सही है, दोनों 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पर सभी प्रश्न साइंस से पूछे गए। 66, आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको चूज करना है। तो इसका केवल 2 कथन सही है, यानी कि किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, न कि पिता से। तो इसका स्टेटमेंट 2 सही है, यानी कि 66 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं, इसका आंसर की भी आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। 71, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है। 71 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 72, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस प्रकार भिन्न है, आपको किस प्रकार से भिन्न है यह देखकर आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, क्योंकि सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता। वहीं सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियों में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती है। 1 और 3 सही है, यानी कि 72 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 73 नंबर प्रश्न है, ACE2 का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विषाणु जनित रोगों के प्रसार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
बिस्फिनॉल ए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक मुख्य घटक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है? तो पॉलीकार्बोनेट। 74 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना होती है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रसाधन सामग्री। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि खगोलीय दूरी जो है हमेशा प्रकाश वर्ष में ही क्यों माने जाते हैं? क्योंकि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। 76 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 77 नंबर प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। वन लाइनर प्रश्न पॉलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कथन को चूज करना है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि भारतीय संसदीय मॉडल ब्रिटिश संसदीय मॉडल से किस रूपों में भिन्न है? पहला, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, क्योंकि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां विद्यमान है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वह सही है। दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यायपालिका जो है उसे आप चुनौती दे सकते हैं या उसे खुद भी वह अपना संज्ञान ले सकता है, लेकिन भेजे नहीं जाते। यानी कि 77 का केवल एक नंबर स्टेटमेंट सही है, 2 नंबर गलत है। यानी कि 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 78, संघ सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन को बताना है। एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, या गलत है? प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया, यह भी गलत है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निजता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार शामिल है, यानी कि 79 का आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उस कथन को आपको बताना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 80। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। सही। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। अगला, वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें खाली किया गया, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1 सही है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई एक प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। यह कथन जो है सही है। दूसरा, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोकसभा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। यह गलत है। 81 का जो आंसर है वह 1 और 2 सही है, यानी कि 81 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सही कथन को आपको चूज करके बताना है। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। अगला, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। इसका आंसर बी, यानी कि केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। सही कथन को आपको यहाँ पर बताना है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपने अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। इसका केवल 2 सही होगा, यानी कि आंसर है इसका बी। अगला 84 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो है जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 85, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को
अनिर्देशित तथा अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है? तो आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार उसका उल्लंघन करता है, यानी कि 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 86 भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता जो है दर्शाती है कि उसका स्वरूप जो है वह संघीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संघ की विधायिका में स्पष्ट इकाइयों के निर्वाचित संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। जैसे संसद के अधीन राज्यों की जो प्रतिनिधित्व होता है वह दर्शाता है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, यानी कि 86 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 87 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यानी कि स्टेट शब्द निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट स्टेट शब्द को परिभाषित कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 88 नंबर प्रश्न है, भारतीय इंडियन जुडिशियरी से संबंधित है, कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन को बताना है। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के सीजीआई द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 सही है, यानी कि 88 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 89 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? सही कथन को आपको यहाँ पर चूज करना है। केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास सही है। भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान को स्वीकार किया गया है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। नहीं, राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से वो भारत का नागरिक यह अनिवार्य नहीं है। देखिए, भारत और अमेरिका में यही अंतर है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बनेगा जब वह जन्म से अमेरिकी नागरिक हो, लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है अगर वह उसने भारत की नागरिकता जन्म के बाद भी प्राप्त कर ली हो। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी उसे वंचित किया जा सकता है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक सही है। 90 निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका। यह कहीं कहीं अलग भी प्रश्न आंसर इसका मिल सकता है, आप मैच कर लें, लेकिन ज़्यादा संभावित आंसर है कि एक कॉमिटेड जुडिशियरी होना चाहिए। 90 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 91 भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? यानी कि धन एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। अगर धन एक जगह सेंट्रलाइज है तो भारतीय संविधान के किस प्रावधानों का उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। 91 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 92 भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान समय में क्या स्थिति है? तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में एक विधिक अधिकार है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि 92 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 93 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो उस समय हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आगे जाकर पंथ निरपेक्ष जैसे प्रावधान इसमें जुड़ते हैं। 93 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 94 संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार उसी सरकार को कहा जाता है जो संविधान की सीमाओं में रहकर अपने शासन व्यवस्था का संचालित करता है, यानी कि 94 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 95 भारत के संदर्भ में हलबी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी जो है वे जनजातीय भाषा हैं, ट्राइबल लैंग्वेज हैं। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से संबंधित पूछा गया है। तो 96 देखिए प्रश्न है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारतीय संविधान के अंतर्गत 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। सही है। 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कार को केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी वर्ग विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। इसका स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 96 का आपका सी। 97 नंबर प्रश्न है, यह आपका यूनाइटेड नेशन से संबंधित प्रश्न, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 100 नंबर प्रश्न, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उसके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। यह गलत है। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। यह भी कथन गलत है, यानी कि इसका 1 और 2 कोई भी सही नहीं है। 100 का आंसर हो जाएगा डी। इसको ऊपर देखते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यह भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया, ए न्यू वर्ल्ड है। यह गलत है। इस ओलंपिक में
स्पॉट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल को शामिल किया गया है। यह स्टेटमेंट जो है सही है, यानी कि 99 का आंसर हो जाएगा बी और 100 का आंसर हमने बता दिया, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने यूपीएससी सीएसई वर्ष 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक प्रोविजनल आंसर की हमने डिस्कस किया है। यह फाइनल आंसर की नहीं है, इसमें से हो सकता है कि कुछ प्रश्न का आंसर आप गलत हो गए हों, तो आप लोग उसे विभिन्न कोचिंग संस्थानों से प्राप्त आप आंसर की अपलोड कर लेंगे, क्योंकि जो यूपीएससी के द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी वह अगले बार जब इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद आंसर की जारी की जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।